अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई AR। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे डायोड करेक्टरिस्टिक्स और डायोड का यूज़ एज ए रेक्टिफायर और टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। और इस लेक्चर के एंड पे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जीनर डायोड क्या चीज़ होती है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा PN जंक्शन का तारफ़ और फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस जो है इसके मतलब थोड़ा सा तारफ़ करवा दिया जाए। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज PN जंक्शन। When a p-type semiconductor is joined to an n-type semiconductor such that the crystal structure remains continuous at the boundary, the resulting arrangement is called a PN junction diode or a semiconductor diode or a crystal diode। सामने डायग्राम के अंदर आप देखें तो आपके सामने P रीजन और N रीजन को अलग-अलग दिखाया गया है। इसके अंदर जो आपके पास जो डॉट्स हैं P रीजन वाली साइड पे ये होल्स हैं और जो नेगेटिव हैं ये आइंद हैं, जिनको हम इमोबाइल कहेंगे, यानी ये मोबाइल नहीं है, यानी अपनी जगह पर रहेंगे, यानी एटम के न्यूक्लियाई हैं। और एन रीजन पर जो डॉट्स हैं ये भी इलेक्ट्रॉन्स को यानी मोबाइल चार्ज कैरियर्स को इंडिकेट करते हैं, जबकि जो पॉजिटिव हिस्से हैं ये इन एटम्स के न्यूक्लियाई हैं, आइंद हैं जो मूवेबल नहीं हैं। जो डॉट है आपके सामने, ये मैं आपको ये सर्कल भी कर देता हूँ इनको। कौन सा डॉट जो है वो ये P साइड पर जो हमारे पास ये आपको ये सर्कल नज़र आ रहे, डॉट नज़र आ रहे हैं, इन्हीं को उसने कहा कि ये मोबाइल होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं P साइड के अंदर। जबकि इसके अंदर ये जो नेगेटिव साइन आपके सामने नज़र आ रहा था ये वाला, ये असल में आइन है जो कि इमोबाइल है, इमोबाइल नेगेटिव इम्प्योरिटी आइन। इसी तरह जो आपकी N रीजन है इस साइड पर, जबकि N साइड के अंदर आपके सामने जो डॉट्स हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ज़ाहिर करते हैं। और सिमिलरली इस साइड पर जो ये आपके सामने पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, पॉजिटिव का निशान नज़र आ रहा है, ये इमोबाइल पॉजिटिव इम्प्योरिटी आइंस हैं, तो ये मूव नहीं कर सकते। वैन PN जंक्शन इज फॉर्म्ड, जो ही PN जंक्शन बनता है उसके फ़ौरन बाद क्या होता है, mobile holes and immobile negatively charged ions. And P region has mobile holes or immobile negatively charged ions, or N region has mobile electrons and immobile positively charged ions. The whole arrangement is electrically neutral, पूरी arrangement अभी भी neutral है। For simplicity, the minority charge carrier are not shown in the figure। इनके अंदर P साइड और N साइड के अंदर अभी तक हमने मिनॉरिटी चार्ज कैरियर जो उनको शो नहीं करवाया, जो कि P साइड पे इलेक्ट्रॉन होंगे और N साइड जो है उसमें होल्ड होंगे। PN जंक्शन डायोड इमीडिएटली आफ्टर इट इज फॉर्म्ड, जो ही ये बनता है तो उसके फौरन बाद आप देखें यहाँ पर आपको एक रीजन दिखाया जा रहा है डॉटर लाइन के साथ, ये दरमियान वाला हिस्सा इसका है। तो होगा क्या कि N साइड के इलेक्ट्रॉन जो हैं P साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये दोबारा देखें, ये N साइड के जो इलेक्ट्रॉन हैं P साइड के होल के साथ अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्ट होने के नतीजे से यहाँ पर जो मौजूद आपके पास चार्ज कैरियर थे वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए। इस इलाके को हम डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। और इस के अंदर आप देखें इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आइंद की लेयर और इस तरफ नेगेटिव आइंद की लेयर बन गई, जिसके नतीजे में इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देंगे। और ये मज़ीद N रीजन से इलेक्ट्रॉन्स का दाखिला जो है P रीजन में मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। आफ्टर द PN जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड, जो ही PN जंक्शन बनता है, दी होल फ्रॉम P रीजन डिफ्यूज इनटू N रीजन ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N रीजन डिफ्यूज इनटू P रीजन ड्यू टू द सेम रीजन। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन नियर द जंक्शन, ईच रिकम्बिनेशन एलिमिनेट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अ होल। यहाँ देखें, यहाँ पर जो इस पॉजिटिव के ऊपर जिस तरह का ये डॉट था जो कि ज़ाहिर कर रहा था होल को, वो एलिमिनेट हो गया, और इस साइड पे जो
नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन था वो भी एलिमिनेट हो गया, जैसे यहाँ एरो के निशान से आपको इंडिकेट किया हुआ यहाँ पर देखें। The uncompensated negative immobile ions in the p region do not allow any more free electrons to diffuse from the n region. The uncompensated positive immobile ions in the n region do not allow any more hole to diffuse from the p region. The positive donor ions in the n region and the negative acceptor ions in the p region are left uncompensated. The region containing the uncompensated acceptor and donor ions is called depletion region because this region is devoid of mobile charges. Since the region is having only immobile charges, therefore this region is also called space charge region भी इसको हम कहेंगे। The n region is having higher potential than p region, so an electric field is set up, जैसा कि आपने फिगर में देखा। The difference of potential between p and n region across the junction makes it difficult to hold the electrons to move across the junction. This acts as a barrier and hence called potential barrier या height of the barrier. और जो इसके दरमियान फासला होगा, फिजिकल डिस्टेंस ऑफ वन साइड एंड द अदर साइड ऑफ द बैरियर इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द बैरियर. Potential barrier for silicon is nearly 0.7 volt or for germanium is 0.3 volt. The potential barrier opposes the motion of the majority charge carrier. However, few majority charge carrier with a high kinetic energy manage to overcome the barrier and cross the junction. Potential barrier helps the movement of the minority charge carriers. फॉरवर्ड बाइस कब होगा? अगर हम इस पी एन जंक्शन की पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो हमारा जो पी एन जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। देखें ये बैटरी जोड़ते ही क्या इफेक्ट होगा। जो ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो आप देखें जो होल्स थे, दोबारा देखें जो होल्स हैं वो अट्रैक्ट हुए टूवर्ड द डिप्लीशन रीजन और जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी डिप्लीशन रीजन की तरफ चले गए। दोबारा देखें ये पहले से मौजूद डिप्लीशन रीजन की थिकनेस है, इसको मैं ज़रा वाज़े कर देता हूँ। यहाँ आप गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है, ये मैं यहाँ इंडिकेट करता हूँ पहले से मौजूद, ये हमारे पास पहले से मौजूद डिप्लीशन रीजन का जो है थिकनेस है। तो जो ही हम बैटरी जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये थिकनेस पहले से कम हो जाएगी, यानी फॉरवर्ड बायस के अंदर जो डिप्लीशन रीजन है उसकी थिकनेस कम हो जाती है। ये देखें तो डिप्लीशन रीजन जो है वो पहले से बहुत ही कम हो गया, जिसके नतीजे में ये दरमियान वाला हिस्सा जो कि एज इंसुलेटर काम कर रहा था उसकी थिकनेस बहुत ही कम हो जाएगी और होल्स जो हैं वो टूवर्ड नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है और होल्स जो हैं ये जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो चलना शुरू कर देंगे, जैसा कि एरो के निशान से इंडिकेट कर दिया गया है। डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कम होगी और करंट का फ्लो शुरू हो गया। व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी रीजन एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द एन रीजन, द पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। होल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रिपेल हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। सो सम होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द डिप्लीशन रीजन, the potential barrier and the width of the depletion region decreases. Therefore, a large number of majority charge current diffuse across the junction. Hole current and electronic current are in the same direction and add up. Once they cross the junction, the hole in the N region and the electron in the P region becomes minority carriers of the charge and constitute minority current. For each electron hole recombination, an electron from the negative terminal of the battery enter to the N region and then drift toward the junction. In the P region near the positive terminal of the battery, an electron break covalent bond in the crystal and thus a hole is created. The hole drift toward the junction and the electron enter the positive terminal of the battery. Thus the current in the external circuit is due to movement of electrons, current in P region is due to movement of holes, and current in N region is due to the movement of electrons. If the applied potential is increased, the potential barrier further decreases. As a result, a large number of majority charge carrier diffuse through the junction and a large current flow. रिवर्स बायस क्या होगा? अगर हम पी एन जंक्शन को इस तरह बैटरी के साथ जोड़ें कि इसका जो एन रीजन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो पी रीजन है वो नेगेटिव के साथ जोड़ दिया जाए, तो ऐसी सूरत में आपका जो डायोड है या पी एन जंक्शन है वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये हमारे पास पहले से मौजूद
यानी बैरियर था हमारे पास, ये इसकी थिकनेस थी, और जो ही हम इसको रिवर्स बाइस करेंगे तो आप देखेंगे डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बढ़ जाएगी और जो होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस तरफ को चले जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये दोबारा देखें ज़रा, जो ही हमने इसको बैटरी से जोड़ा तो अब आप देखें आपके सामने जो डिप्लीशन रीजन है इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा होगी। यानी डिप्लीशन रीजन की थिकनेस ज़्यादा होने से मतलब ये है कि यहाँ रजिस्टेंस में इजाफा हो गया, और यही चीज़ है जिसको हमने यूज़ करना है रेक्टिफायर के अंदर। तो देखें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया और इसने इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो करंट का फ्लो है वो पॉसिबल नहीं होगा। When the negative terminal of the battery is connected to P region and positive terminal connected to N region, the PN junction diode is said to be reverse biased. Holes in the P region are attracted by the negative terminal of the battery and the free electrons are attracted toward the positive terminal of the battery. Thus, the majority carriers are pulled away from the junction. The potential barrier and the width of depletion region increases. Therefore, it becomes more difficult for majority carriers to diffuse across the junction. But the potential barrier helps the movement of the minority carriers. As soon as the minority carriers are generated, they are swept away by the potential barrier. At a given temperature, the rate of generation of minority carrier is constant. So the resultant current is constant irrespective of the applied voltage. For this reason, this current is called reverse saturation current. इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट का नाम दिया जाता है। सिंस द नंबर ऑफ मिनोरिटी कैरियर इज स्मॉल, देयरफॉर दिस करंट इज स्मॉल एंड इज ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट माइनस 9 एम्पेयर इन सिलिकॉन और एक्सपोनेंट माइनस 6 एम्पेयर इन जर्मेनियम डायोड। The reverse biased PN junction diode has an effective capacitance called transition or depletion capacitance. P and N region act as the plates of the capacitor and the depletion region acts as a dielectric medium. यानी आप इसको इंसुलेटर भी कह सकते हैं, यानी इसका बिहेवियर इंसुलेटर की तरह हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर हम डायोड को इस तरह जोड़ दें कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव से जोड़ दिया जाए और इसके दरमियान एक तरफ यानी मिली एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर लगा दिया जाए और यहाँ से हम इसके पोटेंशियल को वेरी करें तो इनके दरमियान हम ग्राफ ड्रा करते हैं। हमारे यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वोल्टेज हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो करंट लिया जाएगा। ये वाई एक्सिस है हमारे पास, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे पास ये यानी इसका ये बनता है, इसको हम कहेंगे यानी पोटेंशियल बैरियर, जो कि 0.3 वोल्ट आप कह लें मौजूदा केस में। तो सिलिकॉन की केस में ये 0.6 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट लिया जाता है। तो जैसे ही ये पोटेंशियल बैरियर के बराबर होगा तो करंट तेज़ी से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस के अंदर अगर हम बैटरी जो है इस तरह जोड़ें कि डायोड जो है उसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो ऐसी सूरत में रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। और रिवर्स बायस्ड के लिए हम देखते हैं कि इसके करैक्टर क्या होंगे। इसमें हमने करंट जो है वो लिया है, दोबारा ज़रा देखें तो यहाँ से हमारा ग्राफ यूँ आएगा इस तरफ को, अभी आपके सामने इंडिकेट होगा, देखिए ज़रा ये ग्राफ बनता हुआ नज़र आ रहा है और इस पोजीशन पे जाकर यकदम करंट जो है इंक्रीज हो जाता है। इसको हम एवालांच का नाम भी देते हैं। तो ये हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कहलाता है। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, इस ग्राफ की मदद से हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जो कि ओहम्स लॉ के मुताबिक ली जा सकती है। और डायनामिक एसी रेजिस्टेंस जो है ये चेंज इन वोल्ट और चेंज इन करंट के बराबर होगी, जो इसके अंदर किसी भी जगह पर स्लोप की मदद से जो है निकाली जा सकती है। तो ये आपके सामने जो ऊपर वाली साइड को है ये डेल्टा आई बनेगा, यानी करंट में जो चेंज आई, और जो नीचे वाला है ये डेल्टा वी है। तो इस तरह हम यानी इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि रेक्टिफायर के तौर पे इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो एज ए रेक्टिफायर आपके सामने सर्किट नज़र आ रहा है। इसमें हमने एक डायोड जो है उसको एक एसी सप्लाई के साथ जोड़ दिया, RL एक लोड रेजिस्टेंस है। तो अब हम इसका बिहेवियर देखते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर जो डायोड का एनोड है वो पॉजिटिव पर है और जो कैथोड है वो नेगेटिव पर है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा?
तो देखें जो ही हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो उस दौरान हमने अज्यूम किया कि डायोड का जो एनोड है वो पॉजिटिव पे और कैथोड नेगेटिव पर है। ये आपके सामने एनोड है और ये कैथोड है। तो आप देखेंगे जो हमने एसी सप्लाई दी उसको दोबारा देख लें ज़रा। जैसे हम उसको एसी करंट दे रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही हमें आउटपुट पे मिल रहा है, जो कि एक ही डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई है। दोबारा देख लें, जैसे ही हमने उसको एसी सप्लाई दी तो बिल्कुल वैसा ही हमें आउटपुट पे करंट मिल गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा। तो इसमें हमारे पास ये साइड जो इसकी एनोड है वो नेगेटिव पे और जो कैथोड है वो पॉजिटिव पे हो गया, तो डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाएगा और रिवर्स बायस के अंदर इसमें से करंट पास नहीं करता। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको एसी साइकिल सप्लाई करेंगे तो आप देखें कोई आउटपुट नहीं। दोबारा देख लें कि जो ही हम इसको नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं तो आउटपुट के अंदर कोई करंट नहीं मिलेगा। अब अगर हम इसको मुकम्मल एसी साइकिल सप्लाई करें, यानी हाफ साइकिल में पॉजिटिव और हाफ में नेगेटिव हो, तो आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल बच जाएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो क्लिप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये देखें हमारे पास एक एसी साइकिल आ रहा है, तो इसमें आप देखें हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल बच गया, यानी जिस दौरान ये में हमारा जो डायोड है उसका एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव पर था, उस दौरान ये में इसमें से करंट कंडक्ट हुआ और जब ये रिवर्स हो गया करंट, यानी ये ग्रीन हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारा यानी ये सिलसिला हो जाएगा, तो ये करंट पास नहीं करेगा। दोबारा देख लें, जैसे हम इसको एसी सप्लाई देंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये कंडक्ट करेगा और नेगेटिव के दौरान कंडक्ट नहीं करेगा। अब हम इसको बाकायदा डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ दिस सर्किट कार्ड, इस सर्किट को हम क्या नाम देते हैं। तो इसका जो आम डेफिनेशन है वो ये बनेगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ये देखें ज़रा, यहाँ ऊपर वाली साइड पे हमारे पास यानी पॉजिटिव करंट आ रहा था और यहाँ नेगेटिव करंट आया, तो नेगेटिव के दौरान यानी करंट की डायरेक्शन जो ही रिवर्स हुई, लेकिन हमारे पास आउटपुट पे रिवर्स नहीं हुई। यानी करंट की डायरेक्शन जो थी रजिस्टर के अंदर, अगर आप एरो के निशान से ज़ाहिर करें तो इस तरफ कोई रहती है दोनों सर्किट के अंदर, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ करंट का फ्लो है, तो दोनों सूरतों में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और ऐसा डिवाइस, द डिवाइस यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफायर। द पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड बाइस एंड हाई रेजिस्टेंस इन द रिवर्स बाइस, और इसी बुनियाद के ऊपर हम इसको एज ए रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा केस में चूँकि हमारे पास आधी वेव मिली, इसलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम देते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा रेक्टिफायर है जिसमें आने वाली एसी सप्लाई की हाफ वेव जो है वो रेक्टिफाई हो जाती है और हाफ जो है हमें नहीं मिलती। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा? अब हम पहले यानी जो है दो डायोड की मदद से फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, जिसको हम सेंटर टेप रेक्टिफायर का नाम देते हैं। इसका तरीकाकार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर हम ले रहे हैं यानी 24 वोल्ट का अगर हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो है ऊपर वाली साइड पे 12 वोल्ट मिलेगा और नीचे वाली साइड पे भी 12 वोल्ट मिलेगा, नहीं हाफ हो जाएगा क्योंकि हमने इसको ट्रांसफार्मर को सेंटर से यानी अलहदा हाफ कर दिया है। अब जो ही हम इसको एसी सप्लाई करेंगे तो इसका बिहेवियर देखें कि फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि जो D1 है इसका जो एनोड है पॉजिटिव पर और जो नीचे वाला डायोड है इसका जो एनोड है वो नेगेटिव पर है। तो ये करंट का फ्लो जो है एरो के निशान की मदद से इंडिकेट किया जा रहा है, और यहाँ पर जो चलने वाले करंट की डायरेक्शन है इसको मैं ज़रा आपको शो करवाता हूँ। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी जिसको मैंने एरो के निशान से ज़ाहिर कर दिया फर्स्ट केस के अंदर, यानी जब हमारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा। तो ये देखें हमारे पास जो फर्स्ट हाफ साइकिल आ रहा है इसके दौरान हमारा डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में करंट के फ्लो की डायरेक्शन जो है B से A की तरफ रजिस्टर के अंदर शो करवाई गई है। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारे पास जो डायोड है D1 उसका एनोड पर नेगेटिव पे हो जाएगा और D2 का एनोड जो है पॉजिटिव पे हो जाएगा, तो D2 जो है ये कंडक्ट करेगा। इसमें देखें एरो के निशान इसमें से फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। मौजूदा केस में फिर करंट की डायरेक्शन वही है जो पहले वाले केस में आपको नज़र आ रही थी। तो जो ही हम इसको नेगेटिव साइकिल प्रोवाइड करेंगे तो करंट दोबारा फ्लो हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ज़रा गौर करें तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि इस जगह पर
ये हमारे पास यानी ऊपर वाली कर्व मौजूद थी, दरमियान वाली मिस थी, और यहाँ पर वही चीज़ जो है यानी अगर इसको नीचे ले जाएं तो आप देख रहे हैं कि ये दरमियान वाला हिस्सा जो ये भी ऊपर वाली साइड पे आ गया, यानी करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई, बल्कि जिस डायरेक्शन में करंट पहले फ्लो कर रहा था अब भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और इसी प्रोसेस का नाम जो है रेक्टिफिकेशन होता है। और यहाँ रजिस्टर के अंदर भी आप करंट की डायरेक्शन देख लें, और यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफिकल है वहाँ भी आप देख लें, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। अब हम पूरे साइकिल के लिए इसको देखते हैं। जब पूरे साइकिल की हम बात करेंगे तो जो हमारे पास ये यानी येलो कलर की पीक थी, ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल थी, और जो ग्रीन कलर की है ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो आप देखेंगे दोनों सूरतों में करंट का फ्लो जो है रजिस्टर के अंदर पहले वाली डायरेक्शन में ही रहेगा। ये ज़रा गौर करें आपके सामने कि पूरे साइकिल के दौरान अब जैसे जैसे यानी ये हमारा करंट जो है इंक्रीज हुआ, तो आप देखें यहाँ भी करंट इंक्रीज हो गया, लेकिन इसके बाद आप देखें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई, लेकिन यहाँ पर करंट की डायरेक्शन वही रही है। तो उसके बाद फिर हमारी पहले वाली पीक आ गई, तो दोबारा वही पीक आ गई। तो अब अगर इन तमाम लाइनों को आप इकट्ठा मिला दें तो आपके सामने ये फुल वेव रेक्टिफायर की जो है डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गई। इसमें आप देखें कि यानी करंट जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स होने से मुकम्मल तौर पे बच गई है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ये सेंटर टेप रेक्टिफायर कहलाता है। इसकी हम डेफिनेशन वगैरह करते हैं, व्हेन द डायोड रेक्टिफायर द होल ऑफ द एसी इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। जब पूरा एसी जो है वो रेक्टिफाई हो जाता है तो इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर का नाम देते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल डायोड D1 कंडक्ट्स एंड करंट थ्रो BA। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि B से A की तरफ जा रहा है। और सिमिलरली ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड D2 कंडक्ट्स एंड द करंट इज इन थ्रो द BA। दोनों सूरतों में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से बच गई, और ऐसे सर्किट को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर की एक और टाइप पढ़ते हैं जिसको हम ब्रिज सर्किट का नाम भी देते हैं। ए फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स द होल ऑफ द इनपुट वेव टू वन ऑफ द कांस्टेंट पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव एट इट्स आउटपुट। फुल वेव रेक्टिफिकेशन कन्वर्ट्स बोथ पोलैरिटीज ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म टू DC, डायरेक्ट करंट में बदल देता है, एंड इज मोर एफिशिएंट, और ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। अब जैसे आपने जो सामने आपके जो सर्किट नज़र आ रहा था, इस सर्किट को हम कहते हैं सेंटर्ड टेप रेक्टिफायर। इसमें 2 डायोड यूज होते हैं, और 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होना चाहिए, और 12-12 वोल्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें ये ज़रूरी होता है कि डायोड आपका जो है 24 वोल्ट की पावर रेटिंग का होना चाहिए। अब हम एक और सर्किट पढ़ते हैं जिसको हम ब्रिज सर्किट का नाम देते हैं। ये आपके सामने एक सर्किट है, इसके अंदर 4 डायोड लगाए गए हैं। इनको हम बाकायदा नाम देते हैं कि ये डायोड हमारे पास जो D1 है, और ये इसके सामने वाला जो है इसको हम कह लें कि ये D2 है, और ये वाला जो है ये D3 है, और ये जो हमारे इस तरफ आ रहा है ये D4 है। तो ये हमारे पास 4 डायोड हैं। इन चारों डायोड के अंदर करंट के फ्लो को एनिमेशन की मदद से ज़ाहिर किया गया है, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। तो इसमें आपके सामने करंट का फ्लो जो है वो नज़र आ रहा है कि ये कैसे करंट फ्लो करेगा। यहाँ देखें यानी फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान, यानी इस पोजीशन के दौरान, यानी इसको आप कह लें कि यानी 0 से T/2 तक, तो आपका जो D1 और D2 कंडक्ट करेगा, और अगले हाफ साइकिल के दौरान ये जो है इसका दूसरा हिस्सा जो है वो कंडक्ट करेगा, यानी D3 और D1 कंडक्ट करने लग जाएंगे। तो यानी पहले उसके डायरेक्शन जो है करंट की शो करवाई गई है। ये दोनों सूरतों में जो यहाँ पर अगर हम यहाँ इसके साथ जो है लगा दें पावर रेजिस्टेंस लगा दें, तो आप देखेंगे यहाँ जो करंट का फ्लो है ये दोनों सूरतों में, अगर इस टर्मिनल को आप A का नाम देते हैं और नीचे वाले टर्मिनल को B का नाम, दोनों सूरतों में करंट का फ्लो जो है वो A से B की तरफ रहेगा। और हमारे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म है, जैसे पिछले आपने स्लाइड का देखा था, तो इसी तरह हमारे पास फुल वेव जो है मिल जाएगी हमें आउटपुट के ऊपर। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, तो आपके सामने वही डायग्राम जो है दोबारा अलग-अलग बना दी गई हैं। तो इसमें यानी फर्स्ट हाफ साइकिल या पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात की गई, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास इस तरह होगा जो कि आपके सामने दिखाया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे, तो इस डायोड को आप बाकायदा नाम दे दें कि ये डायोड नंबर 1 है, और ये जो है डायोड नंबर 2 है,
और उससे अगला जो डायोड नंबर 3 है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डायोड नंबर 1 और 3 जो हैं ये फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे। ये डायोड नंबर 3 है और ये ऊपर वाला जो इसको डायोड का नंबर 4 का नाम दे दें आप, ये डायोड नंबर 4 है। तो ये चारों डायोड जो हैं कैसे बिहेव करते हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान D1 और D4 कंडक्ट करते हैं और करंट की फ्लो की डायरेक्शन को एरो के निशान की मदद से ज़ाहिर किया गया। और आप यहाँ देख रहे हैं कि करंट का फ्लो जो है ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि इस तरफ को है, एरो के निशान से इसको इंडिकेट किया गया शक्ल के अंदर। ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन है जो फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान दिखाई गई और ये हमारी आउटपुट है, यानी ये इनपुट वैल्यू आ रही थी और ये आउटपुट आपके सामने आ रही है। और ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन को नीचे मजीद वजाहत के साथ बयान कर दिया गया कि किन किन डायोड में से ये हमारे पास डायोड नंबर D1 है जो कंडक्ट कर रहा होगा और ये सामने वाला जो डायोड नंबर 3 है जो कंडक्ट कर रहा होगा। तो यूँ D1 और D3 कंडक्ट करेंगे और करंट के फ्लो की डायरेक्शन जो है ये एरो के निशान से ज़ाहिर की गई जो कि A टर्मिनल से B की तरफ होगी। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान आप देखें हमारे जो डायोड हैं ये D4 और दूसरा डायोड जो है ये इसके सामने वाला जो है ये D2 है। ये दोनों फॉरवर्ड बाइस हो गए और इनके फॉरवर्ड बाइस होने के नतीजे में डायोड जो है कंडक्ट करना शुरू हो जाएंगे। ये डायोड D4 की कंडक्शन की लाइन एरो के निशान से ज़ाहिर की गई है और ये वाला D2 है और इसमें करंट के फ्लो की डायरेक्शन दोनों सूरतों में आप देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ यानी A टर्मिनल से B की तरफ होती है। तो यूँ हमारे पास जो है फुल वेव हासिल हो जाती है जिसका ग्राफ ये ऊपर दिखाया गया। ये हमारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान, ये सेकंड हाफ साइकिल, फिर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इस तरह हमारे पास जो है मुकम्मल वेव फार्म जो हासिल हो जाएगी। इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर का नाम देते हैं और ये चूँकि ब्रिज की तरह का होता है इसलिए इसको आमतौर पर हम ब्रिज रेक्टिफायर का नाम भी देते हैं। अब पहले वाले सर्किट और इसमें फ़र्क क्या है कि पहले वाले सर्किट के अंदर हमने 2 डायोड इस्तेमाल किए, लेकिन इसके अंदर हम जो है 4 डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हमें ट्रांसफार्मर अगर हम 24 वोल्ट का लगाएंगे तो 24 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के अंदर हमें यानी हाफ वोल्ट जो है वो मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर ये हमें बेनिफिट है कि अगर यहाँ हम 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट जो है वो हमें 12 वोल्ट ही मिलेगी और जो डायोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमें उतनी ही रेटिंग के चाहिए होंगे जितने वोल्ट के लिए हम इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। लेकिन सेंटर टेप के अंदर ये हमें डबल पावर वाले जो हैं डायोड रिक्वायर्ड होंगे। फुल वेव रेक्टिफायर इन सर्किट विद नॉन सेंटर टेप ट्रांसफार्मर 4 डायोड आर रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ 1 नीडेड फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। फॉर सिंगल फेज AC ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सेंटर टेप 2 डायोड बैक टू बैक जोड़े जाते हैं जैसे आपने शक्ल में देखे, तो हम फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं स्पेशली डिज़ाइंड PN जंक्शन डायोड क्या होता है, ज़ीनर डायोड क्या होता है। ये इसकी डेफिनेशन है हैवीली डोप्ड होता है, डिप्लीशन रीजन जो है एक्सपोनेंट -6 मीटर का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई 5 एक्सपोनेंट 6 वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है। रिवर्स बायस्ड में काम करता है, इंटरनल फील्ड एमिशन और आयोनाइजेशन के तौर पे काम करता है। तो इसमें देखें यानी ये करंट को स्टेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें यानी ये हमारे पास जो है यानी VZ यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज आपको दिखाए जा रहे हैं। रेगुलेटर पावर सप्लाई के तौर पे ये यूज़ किया जाता है। ज़ीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये इसका इस्तेमाल जो है शक्ल में दिखाया गया, यानी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।